हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज़। आई एम धीरज यादव और आज हम कल जो आपको क्वेश्चन मिला था उससे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। चलिए अब देखते हैं उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट P इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ए सॉलिड ग्लास स्फीयर जस्ट इनसाइड इट्स सरफेस। एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसके बॉटम पर पॉइंट सोर्स रखा है लाइट का सरफेस के जस्ट अंदर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज 5/3 एंड इट्स रेडियस r। ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है और रेडियस r है। द पार्टस इज प्लेस्ड इन ए डार्क रूम। पूरा सिस्टम है वो एक डार्क रूम में रखा हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोइंग पोर्शन ऑफ द ग्लास स्फीयर एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज फाउंड टू बी अल्फा बाई बीटा स्क्वायर पाई r स्क्वायर। इफ अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज। ऑब्जर्वर को ग्लास स्फीयर के सरफेस का एक पोर्शन ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उस ग्लोइंग पोर्शन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रेज चारों तरफ निकल रही होगी और वो स्फीयर की सरफेस तक पहुंचेगी। तो सरफेस का वो पार्ट जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से बाहर निकलेगी और ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, वो पार्ट ऑब्जर्वर को ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। और सरफेस का वो पार्ट जहां पर लाइट रेज का TIR होगा और लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर सरफेस के अंदर ही रह जाएगी और ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेगी, वो पार्ट ऑब्जर्वर को ग्लो करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वो पार्ट ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट होगा, और जहां पर लाइट रेज का TIR हो रहा होगा वो पार्ट ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट नहीं होगा। अब रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I है वो क्रिटिकल एंगल C से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो I लेस देन इक्वल टू C वाला पार्ट ग्लोइंग पार्ट हो जाएगा। I लेस देन इक्वल टू C वाला पार्ट ग्लोइंग पार्ट हो जाएगा। और TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I क्रिटिकल एंगल C से बड़ा होना चाहिए। तो I ग्रेटर देन C वाला पार्ट नॉट ग्लोइंग पार्ट हो जाएगा। I ग्रेटर देन C वाला पार्ट नॉट ग्लोइंग पार्ट हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल C फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन C इज इक्वल टू म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर होता है। साइन C इज इक्वल टू म्यू रेयर तो बाहर का मीडियम है जो कि एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई, और म्यू डेंसर है वो ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 5/3 गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 5/3। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो अपने को क्रिटिकल एंगल C की वैल्यू मिल गई, C इज इक्वल टू 37 डिग्री। अब देखते हैं कि कहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है वो C से लेस देन इक्वल्स टू है। तो P लाइट सोर्स से एक लाइट रे निकल रही है और N पर इंसिडेंट हो रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो अगर हम ट्राइंगल NOP देखें तो इसमें साइड ON और OP दोनों रेडियस के इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो एंगल N और एंगल P ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल N तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि I के इक्वल है, तो एंगल P भी I के इक्वल होगा। तो लाइट रे जो P है इस पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही एंगल बनाएगी। तो P से जो लाइट रेज सीधी वर्टिकल ऊपर की ओर निकल रही होगी उनके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0 होगा, उनका नॉर्मल इंसिडेंस होगा। इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू 0 होगा और ये लाइट रेज सीधी निकल जाएगी और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। अब हम जैसे ही लाइट रेज जैसे लाइट रेज वर्टिकल से टिल्ट होती जाएगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस I बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I क्रिटिकल एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0 से C तक वेरी कर रहा है, लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा उसमें, और वो पार्ट ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट होगा। चूंकि स्फीयर है तो इसमें ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0 से C तक वेरी कर रहा है, ये ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट होगा। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस I C से बड़ा हो जाएगा, लाइट रेज का TIR होना स्टार्ट हो जाएगा और वो पार्ट ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट नहीं होगा। अब ये हो सकता है कि कोई लाइट रे जिसका फर्स्ट इंस्टेंस में TIR हो रहा है वो बाद में सरफेस की किसी और पार्ट से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाए और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाए, तो वो पार्ट भी ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक केस देखते हैं जिसमें लाइट रे का हम मान रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में TIR हो रहा है, तो उसका फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस I है वो C से बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। तो
यहाँ पर लाइट रे पॉइंट सोर्स P से निकल रही है और उसका यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टेंस में उसका TIR हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, तो I से I, अगर I से आ रही है लाइट रे तो I से ही रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इसमें भी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल I है तो ये वाला एंगल भी I होगा, तो जो नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी I हो गया है। I तो C से बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो फिर अगेन लाइट रे का TIR हो जाएगा और I से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। फिर अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इसमें भी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल I है तो ये भी I होगा। अगेन फिर I है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर दोबारा TIR हो जाएगा और I से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो इस तरह से जिस लाइट रे का एक बार TIR हो गया उसका कंटिन्यूसली TIR होता ही रहेगा और वो लाइट रे कभी स्फीयर से बाहर नहीं निकल पाएगी और वो स्फीयर के अंदर ये पॉलीगन बनाएगी। तो स्फीयर की सरफेस का सिर्फ ये वाला पार्ट जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0 से C तक वेरी करेगा, सिर्फ यही ऑब्जर्वर के लिए ग्लोइंग पार्ट होगा। तो हमें इसका ही सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ग्लोइंग पोर्शन के लिए, ग्लोइंग वाला पोर्शन ये है, तो ग्लोइंग पोर्शन के लिए मैक्सिमम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है वो C हो सकता है। तो ये एंगल C है तो P पर भी एंगल C होगा, ये दोनों सेम ही है। और हमें पता है कि कोई भी आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। तो सरकमफेरेंस पर अगर हाफ एंगल C है तो सेंटर पर हाफ एंगल 2C होगा। तो एक जो ग्लोइंग पोर्शन है ये सेंटर पर हाफ एंगल 2C सबटेंड कर रहा है। अपने को इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि किसी भी स्फीयर की सरफेस का एक पार्ट जो कि सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करता है उसका सरफेस एरिया होता है 2πr² 1 माइनस कोस थीटा। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr² 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 2C है, थीटा इज इक्वल्स टू 2C। तो जो ग्लोइंग पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ग्लोइंग पोर्शन surface area of glowing portion is equals to 2πr² 1 माइनस कोस 2C। यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 2C है, 1 माइनस कोस 2C को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर C। तो ये हो जाएगा 4πr² साइन स्क्वायर C। साइन C की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3/5 आई थी, तो ये हो जाएगा 4πr² 3/5 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा πr² 6/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया ऑफ ग्लोइंग पोर्शन मिल गया है और यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू 6 होगा और बीटा इज इक्वल टू 5, और अपने को अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अल्फा इज इक्वल टू 6 है, बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा विल बी 1, जो कि अपना आंसर है। दैट्स इट। आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन ये रहा।